बहुत छोटा सा जिक्र आया था और मैंने उसके बारे में बताया भी था कि सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी जब आएगी, ठीक है, जब हम लोग बात करेंगे लाला लाजपत राय के ऊपर। दरअसल ये पूरी सेफ्टी वॉल्व की कहानी ही तमन्ना लाला लाजपत राय से निकलती है, तो इसीलिए मैंने सोचा था जब लाजपत राय का जिक्र करूंगा तो वहां पर आपको बताऊंगा, थोड़ा सा उसको समझा दूं। एओ ह्यूम की भूमिका है कांग्रेस की स्थापना में, और एओ ह्यूम की भूमिका को देखा जाता है कि ये तो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट है। इसका मतलब है कि ये डफरिन ने इनको जो है कहा था कि आप एक कोई ऐसी बॉडी बनाओ, वरना एक सिविल सर्वेंट आके कांग्रेस जैसी बॉडी के निर्माण में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता। तो ये माना जाता है कि दरअसल अंग्रेज कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व की तरह देखते थे। सेफ्टी वॉल्व क्या होता है? कुकर होता है, कुकर में सीटी होती है और एक छोटा सा ना डिबरी जैसा लगा रहता है, वो सेफ्टी वॉल्व होता है। अगर मान लीजिए सीटी किसी वजह से फंस गई और प्रेशर नहीं रिलीज हुआ तो क्या होगा? कुकर फट जाएगा। तो कुकर ना फटे, कुकर फटने का मतलब है 1857, तो कुकर ना फटे इसलिए सेफ्टी वॉल्व से प्रेशर निकल जाए, और वो सेफ्टी वॉल्व क्या है? कांग्रेस है। कि बड़ी सशस्त्र क्रांति या विद्रोह को टालने के लिए, ठीक है, जो है आप एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बना दीजिए जो बोलेगा, और बोलने के बाद में उसका जो लोगों का गुस्सा है, लोगों का डिसकंटेंट, असंतोष निकल जाएगा। तो ये कहा गया, लाला लाजपत राय ने भी ये कहा। उन्होंने कहा कि ये सेफ्टी वॉल्व है, ये डफरिन के दिमाग की उपज है, कुछ लोगों ने कहा। तो ये माना गया कि कांग्रेस तो कुछ नहीं है, एक जो है अंग्रेजों के हाथ का एक खिलौना है। दूसरी चीज, बाद में कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, नरमपंथियों ने अंग्रेजों का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय आप जो है ना अंग्रेजों का विरोध नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जनता आपके साथ नहीं थी, लोग आपके साथ नहीं थे। तो नरमपंथियों ने क्या किया? उसको तड़ित चालक बना लिया। तड़ित चालक क्या होता है? ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनती हैं, उस पर एक बड़ा सा सरिया लगा दिया जाता है कि अगर कभी बिजली गिरे तो बिजली गिरकर जमीन में चली जाए, बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचे। तो सेफ्टी वॉल्व के बरक्स, उसके पैरेलल, उसके समानांतर तड़ित चालक की नीति भी आई कि नहीं, नरमपंथियों ने ह्यूम वगैरह को तड़ित चालक बना दिया कि अगर कभी अंग्रेज कांग्रेस का दमन करने के लिए आए तो हम कहते कि साहब ये देखिए, ह्यूम जैसे लोग भी हमारे साथ हैं। ठीक है, चलो अब ये तड़ित चालक था या सेफ्टी वॉल्व था, ये कहानी तो अब सामने आने ही वाली है। तड़ित चालक यही है बेटा कि तड़ित चालक क्या होता है कि ऊपर बड़ी ऊंची सी बिल्डिंग्स वगैरह पर एक सरिया, एक कॉर्नर से एक लंबा ऊंचा सरिया लगा देते हैं जो छत से भी काफी ऊपर तक निकला रहता है। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी, शिवांशी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है मॉडर्न इंडिया में। अगर कभी इस तड़ित चालक की वजह से जो सरिया लगा हुआ है ऊपर बिजली गिरती है, यानी अंग्रेजों का दमन होता है कभी, तो वो सरिया कौन है? वो अंग्रेज है, एओ ह्यूम जैसे लोग। ठीक है, तो सारा का सारा जो है ना बिजली का चार्ज वो निकल जाएगा जमीन के अंदर। तो सेफ्टी वॉल्व वर्सेस तड़ित चालक, इस पर हम लोग लाला लाजपत राय जब आएंगे तब हम लोग बात करेंगे। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग हो रही है यहां से स्टोरी। होम रूल लीग बन गई और होम रूल लीग का आंदोलन लगभग खत्म भी हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण घटना क्या हुई? लखनऊ समझौता हो गया, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया। मैंने आपको बताया कि यह समझौता किस मायने में कांग्रेस के लिए नुकसानदायक सिद्ध हुआ आगे चलकर। लेकिन भारत के इतिहास में, और वो भी आधुनिक भारत के इतिहास में, जब ये होम रूल लीग चल रहा था, यानी 1915 में एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है। वो क्या है? गांधी जी की भारत वापसी। गांधी जी आ जाते हैं भारत वापस, और ये घटना बहुत ही ज्यादा, इसमें गांधी, रुको मैं मॉडर्न तरीके से ही लिख देता हूं, गांधी जी की भारत वापसी। जनवरी 1915 में गांधी जी आ जाते हैं भारत वापस। तो वापस आ गए, इसका क्या मतलब था? कहीं गए थे क्या? बिल्कुल गए थे। गांधी जी इसके पहले कहां थे? दक्षिण अफ्रीका। मैं समझता हूं कि थोड़ा सा भी जो कॉन्शियस व्यक्ति है, थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो इस देश में अगर किसी नेता के बारे में सबसे ज्यादा जानता है वो गांधी है। सिमरन, इतने सारे बेटा ये चल रहे हैं, तो उसमें श्वेता कहां पर है ये भेदभाव? तुमको कहां दिख रहा है ये बताना। सिमरन एकदम आराम से, धैर्य से आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे, सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। तो अब आगे कौन? जैसे किसने लिखा कि जो है हीरो आ गया, जूनी लिख रही है फेवरेट टॉपिक है सर। तो अभी क्या हो रहा है कि गांधी आ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस जनवरी 1915 में। अब दक्षिण अफ्रीका की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और यूपीएससी दक्षिण अफ्रीका पर भी सवाल पूछ चुकी है, इसलिए आपको दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने क्या क्या जो है तीर मारे, कौन कौन से झंडे गाड़े, ये भी देखना बेहद जरूरी है। जब गांधी पर जब मैं बात करता हूं तो मैं ये मानता हूं कि जैसा अल्बर्ट आइंस्टीन ने वाकई कहा था कि आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेंगी कि धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति भी था, हाड़मास का कोई ऐसा पुतला भी था जो गांधी है। ठीक है ना, गांधी नाम का। तो हम सब लोग जो है बार बार, ठीक है, जानते हैं। ठीक, उस पर भी आएंगे कंचन, है ना। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो क्या है, अभी क्या कंसोलिडेट कर लेते हैं। अब मैं कमेंट्स नहीं देखूंगा थोड़ी देर तक, क्योंकि डाइवर्जन होता है। तो हमारी कहानी कहां है कि दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी की भारत में वापसी हो जाती है, और ये पूरा का पूरा जो दौर है वो बेहद महत्वपूर्ण दौर है। गांधी जी दरअसल एक सीधे साधे व्यक्ति थे, तुम लोग जानते ही हो। उनका बचपन के बारे में भी खूब पढ़ा होगा। भूत प्रेत से डरते थे, मुनिया नाम हुआ करता था। एक जो है उनकी आया थी, उन्होंने उनसे कहा कि जब डर लगे तो राम का नाम लो। तो राम का नाम लेते 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 आखिरकार गांधी गांधी बन गए, और कहां से कहां तक पहुंच गए। लेकिन ये राम का नाम क्या था? ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपनी जान दे देता है। पूरी कहानी तो आप जानते हो, जो बहुत सारी कहानियां तैरती रहती है। हमें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम जो है ना पॉइंटेड ढंग से ये देखना है कि आखिर सवाल कहां कहां से आ सकते हैं, और
प्रीलिम्स और मेंस की, और यहां पर गांधी को पढ़ते समय थोड़ा सा एस्से की दृष्टि से, निबंध की दृष्टि से भी आपको आउटपुट मिल जाए, ठीक है, आउटपुट मिल जाए। तो क्या हुआ, अब ये गांधी आ गए, और ये जो गांधी हैं ये 1893 में बैरिस्टर जो है बनकर के बुलाए गए एक मुकदमे के चक्कर में साउथ अफ्रीका। दादा अब्दुल्ला हुआ करते थे, उन्होंने इनको वहां पर बुलाया और बुला करके कहा कि हमारे कुछ मुकदमे वगैरह होते हैं, उनको आप निपटा दीजिए। तो 1893 में पानी के जहाज से गांधी जी चले गए अफ्रीका। अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा है, रंगभेद हो रहा है। रंगभेद के खिलाफ धीरे 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 क्या हुआ कि गांधी धसते चले गए इस पूरे आंदोलन के दौरान, और उन्होंने फिर वहां साउथ अफ्रीका में बहुत सारे प्रयोग कर डाले, ठीक है ना, बिल्कुल जूनी, बहुत चोरी भी की, बीड़ी भी पी, सारे गलत काम जो किए वो अपनी आत्मकथा में गांधी ने लिख दिए, ठीक है ना। तो यहां पर दक्षिण अफ्रीका का जो फेज है उस पर बहुत ही पॉइंटेड ढंग से कुछ एक चीजें जिस पर बात हम लोग करते चलेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि किसने बुलाया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गांधी जी कब गए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कब से कब तक रहे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रहे तो बीच में भारत आए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जब भी वो भारत आए कोई ना कोई महत्वपूर्ण घटना हुई जो यूपीएससी हमेशा पूछ सकती है। जैसे गांधी जी पहली बार किस अधिवेशन में, हाँ थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन अपीयर हुए, अब ये सवाल है जो यूपीएससी पूछेगी। तो हमें गांधी जी की कहानी नहीं लिखनी, गांधी जी पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनानी, हमें अपना जो है ना यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से गांधी पढ़ना। क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को गांधी समझाने लग गया तो समझ लो कि फिर 2-4-6 क्लासेस मैं लगा दूंगा इसी के अंदर और कहानियां तुमको सुनाता रहूंगा जिसका तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलो तो पहले एक हेडिंग डालो, गांधी युग का आरंभ। गांधी युग का आरंभ। अभी कशिश जब हम लोग पढ़ लेंगे गांधी को तब तुम ही डिसाइड करना, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स तो सबसे पढ़े लिखे लोग होते हैं, तुम लोग ही डिसाइड करना, ठीक है। गांधी युग का आरंभ हेडिंग डालो और लिखो, जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस आए। बंबई में कांग्रेस के कई नेताओं ने, बंबई में कांग्रेस के कई नेताओं ने गांधी जी का स्वागत किया। सवाल क्या हुआ कि भाई बंबई में उतरे, ठीक है, कहां आए गांधी जी जब वापस आए तो बंबई में कांग्रेस के कई नेताओं ने गांधी जी का स्वागत किया। अगला पॉइंट लिखो, नरमपंथी कांग्रेस नेता, नरमपंथी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, ठीक है। भारत में उनके राजनीतिक गुरु एक नरमपंथी नेता है, कोई गरमपंथी नेता नहीं है, गोपाल कृष्ण गोखले माने जाते हैं। उनकी सलाह पर गांधी जी ने 1 वर्ष का मौन व्रत धारण किया और भारत भ्रमण पर निकले, ठीक है। अब देखो एक एक करके चीजें समझ में आती जाएंगी। गोखले नरमपंथी नेता है, गांधी जी तो गरम से भी ज्यादा गरमपंथी नेता है। लोकमान्य तिलक या गरमपंथी नेता जो नहीं कर पाए, गांधी जी ने उससे भी ज्यादा अंग्रेजों के कानून को तोड़ दिया, उससे भी आगे निकलकर संघर्ष, त्याग और बलिदान की क्षमता पेश की। लेकिन यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, राजनीतिक गुरु कौन है, एक नरमपंथी नेता गोपाल कृष्ण गोखले, पहले से ही उनके संबंध यहां पर है, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, सवाल के तौर पर भी ध्यान रखो और कहानी के तौर पर भी, कि गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर ही गांधी जी ने 1 साल का मौन रखा। 1 साल हम मौन रहेंगे। मौन रहने का मतलब यह नहीं था कि कुछ भी नहीं बोलेंगे, उसको कहते थे राजनीतिक मौन, यानी भारत की परिस्थितियां, उन पर कोई टिप्पणी आने वाले 1 साल में गांधी जी नहीं करेंगे। ये गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको सलाह दी, गांधी जी ने मान ली 1 साल की। अब बड़ी बढ़िया इस पर कहानियां हैं जो तुम लोगों को सुनाई देने लगेंगी, यहां से कहानियां बहुत शुरू हो जाती हैं, ठीक है, सुनाएंगे, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आने दो। दूसरी चीज क्या है कि गांधी जी निकले भारत भ्रमण पर। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि आप आए हैं दक्षिण अफ्रीका से, आपका अनुभव दक्षिण अफ्रीका का है। आशीष, गांधी जी ना नरमपंथी है ना गरमपंथी है, गांधी जी अपने आप में पंथ बन जाते हैं, जो गरम पंथ से अधिक गरम है और नरम पंथ से अधिक कभी कभी नरम भी है, वो दोनों तुम लोग देखोगे, ठीक है ना। तो इसको इस क्लासिफिकेशन में नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बताएंगे। ज्ञानेश, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी पर एक बार फिल्म्स में भी सवाल आ गया और एक बार मेंस में भी सवाल आ गया, उसको कहते त्रिपुरी संकट, तुम लोग वहां पहचान नहीं पाते होगे, ठीक है, उस पर सब पर बातें होंगी। भारत भ्रमण पे निकले क्योंकि समझ में नहीं आता देश, जब आप निकलते हैं देश को देखते हैं, घूमते फिरते हैं, लोगों से बातें करते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं, ठीक है ना। एक साथ था, दोनों एक साथ, 15 से 16, लगभग 1 साल गांधी जी घूम भी रहे और उसी समय में गांधी जी राजनीतिक मुद्दों पर नहीं बोल रहे, बाकी तो बातचीत कर ही रहे हैं, ठीक है। तो गांधी जी का यहां से होगी शुरुआत, यहां के अंदर। लेकिन हम लोग यहां से आगे तब बढ़ेंगे जब हम लोग देखें कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में आखिर क्या कर रहे थे।
वो जो पूरा पीरियड है उसको जरा सा देख लेना चाहिए, क्योंकि वहां से प्रीलिम्स के कुछ सवाल निकलते हैं। ठीक है, मेंस तो नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ प्रीलिम्स के कुछ सवाल यहां से निकल सकते हैं। और इसको मैं एक तरफ तो डायग्राम भी बनाता चलूंगा और दूसरी तरफ तुम लोगों को कुछ कुछ नोट भी करवाता चलूंगा। तो गांधी जी आखिर दक्षिण अफ्रीका कब गए, ये पहला तथ्य है। ठीक है, यानी 1893। लिख लो इसको जरा। गांधी जी पहली बार 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के कानूनी मामलों को निपटाने के सिलसिले में उन्हें दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया। उसके बाद अगले 21 सालों तक 21 अगले 21 सालों तक, यानी 1893 से 1914 तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही रुक गए। इस दौरान 1896 में कुछ समय के लिए वे भारत आए। अगला पॉइंट, 1909 में उन्होंने दूसरी भारत यात्रा की। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दूसरी भारत यात्रा की। इस यात्रा के दौरान पानी के जहाज पर ही उन्होंने हिंद स्वराज नामक, बहुत ही बढ़िया सर्वेश, ठीक है आदित्य, तुम्हारा कमेंट देख लिया। यूपीएससी में बेटा सब कुछ सिलेबस से ही आता है। ठीक है, कभी कभार एक आधा सवाल डीप डिगिंग से पूछ लिया जाता है जिससे लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। यूपीएससी बिल्कुल ऑनेस्ट है इस मामले में। तो इसलिए 40% कहां से आता है, ये कोई बुद्धि नहीं है बच्चे। मैं तुमको ऐसे कहूं कि चलो मॉडर्न इंडिया की क्लासेस खत्म कर डालो, उसके बाद तुम जाओगे तो तुमको लगेगा अरे सर ये तो 85 से 90% तक तो हमने पढ़ ही डाला। ठीक है, एक आधा सवाल आपको कहीं ऐसा लगे कि अच्छा ये तो कुछ नया पूछ लिया, ये तथ्य नया पूछ लिया, वो अलग बात है। तो इसमें परेशान नहीं होना है। ठीक है, बहुत बढ़िया कोमल। 1857 जिसको भी समझ नहीं आया, जैसे अभी एक हमारी बच्ची और कह रही थी, ठीक है, कि हमें समझ में नहीं आ रहा। जब आप पहली बार कुछ पढ़ रहे होते तो हो सकता है कम समझ में आ, जाओ फिर से वीडियो देख लो। तुम लोगों के पास तो ये सुविधा है, हमारे जमाने में तो सुविधा थी नहीं। टीचर जो है लेक्चर देके निकल गए, जितना आया उतना आया, बाकी सब निकल जाता था। ठीक है, नहीं बच्चे, ऐसा है कि समुद्र पार करने का जो कहानी थी वो जैसे 19वीं सदी का जो शुरुआत है उसमें वो डर बहुत था। 18वीं सदी में 19वीं सदी में धीरे धीरे सामाजिक सुधार आंदोलन वगैरह हुए और उसके बाद पानी के जहाज से लोग जो है जाना शुरू कर देते हैं और जाति बाहर अक्सर नहीं किए जाते। पहले डर था कि जाति बाहर कर दिए जाते थे, लेकिन अंग्रेजों से पढ़ते सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए लोग जाने लग गए इंग्लैंड, तो फिर होने लगी पानी के जहाज की यात्रा। ठीक है, चल हिंद स्वराज, दूसरी भारत यात्रा में पानी के जहाज पर उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तिका लिखी। अब गांधी जी ने किया क्या कि भारत के बारे में किताब लिख दी, उसका नाम रखा हिंद स्वराज, भारत का स्वराज। भारत को स्वराज कैसे मिलेगा, इसके लिए उन्होंने पूरी पश्चिमी सभ्यता को नकार दिया। उन्होंने कहा सब बेकार है, जो कुछ भी पश्चिम में है सब कुछ बेकार है, हम भारतीय लोगों को पश्चिम के प्रभाव को अपने समाज में रोकना चाहिए। और यहां पर गांधी जी एक प्राच्यवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। ये पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ लेना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है ना, तो यहां पर एक चीज समझिए हिंद स्वराज के बारे में कि गांधी जी ये समझा रहे हैं कि एक है भारतीय समाज और ये भारतीय जो समाज है इसको दिलाना है स्वराज। ठीक है, इसको स्वराज दिलाना है। और इसके ऊपर दिक्कत क्या हो रही है कि इसके ऊपर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है पाश्चात्य प्रभाव। और वो पाश्चात्य प्रभाव किस तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि औपनिवेशीकरण हो गया है भारत का। अंग्रेज यहां पर हमको गुलाम बना चुके हैं, तो इसलिए गांधी जी अंग्रेजों से लड़ते समय पूरी की पूरी पश्चिमी सभ्यता को ही चैलेंज कर देते हैं। कहते नहीं, हमें इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये औपनिवेशीकरण बनाम
भारतीय समाज, ये जो हिंद स्वराज की पूरी थीम है वो यहां से निकलती है। हिंद स्वराज, गांधी जी हर चीज को कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि रेलवे गलत है, मेडिकल साइंस गलत है, ये जो होम्योपैथी है, ये जो एलोपैथी है ना, गांधी जी कहते हैं ये डॉक्टर जो है ये सब बर्बाद कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये पाश्चात्य ज्ञान है और ये हमसे पैसे बनाने के लिए आए, हमें लूटने के लिए आए। तो पाश्चात्य जो है चिकित्सा पद्धति को भी गांधी जी नकार देते हैं। गांधी जी जो है बड़े बड़े शहरों की कल्पना भी नकार देते हैं, ग्राम स्वराज की ओर चले जाते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, तो हमें गांवों को ही इस तरीके से आत्मनिर्भर बना देना होगा कि शहरों की हमें जरूरत ना पड़े। और गांधी जी गांव के अंदर आत्मनिर्भरता में बहुत सारी जरूरतें जो होती है ना, भाई आप गांव जाते हो, आप कहते हो सर मैं ज्यादा समय गांव में नहीं दे पाता। क्यों? सर बिजली नहीं होती, गर्मी बहुत लगती है वहां पर, सड़कें नहीं है सर, पानी भर जाता है, ये हो जाता है, वो भी हो जाता है। ठीक है, तो गांधी जी वहां पर कुछ बुनियादी सुविधाएं भी बताते हैं कि गांवों के भीतर ये बुनियादी सुविधाएं भी होनी चाहिए और वहां ग्राम पंचायतें हो, ग्राम स्वराज की स्थापना करते हैं। तो बेसिकली हिंद स्वराज क्या है? ये पश्चिमी सभ्यता की आलोचना है। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता की आलोचना। इसको हमें ऐसे ही इसका एक डायग्राम आपको बना लेना है। पश्चिमी सभ्यता की आलोचना, पिछला वाला डायग्राम आपने मेरे साथ बनाना ही बनाना है, लेकिन ये वाला बना लो, ऐसे बनाओ और फिर उसके नीचे एक बॉक्स बना लो और उसमें लिखो हिंद स्वराज। ये डायग्राम साइड में बनाओ, उसके जो है पास में एक बॉक्स बनाओ और हेडिंग लिखो हिंद स्वराज। इसके लिए 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी जल्दी खींच दो। चलो बॉक्स के अंदर लिखो बेटा हिंद स्वराज, हेडिंग डालो बॉक्स में और लिखो हिंद स्वराज में, हिंद स्वराज में गांधी जी पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी, तमन्ना मैंने बोला है बेटा, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, ठीक है, हो जाएगा वो। हिंद स्वराज में गांधी जी पश्चिमी सभ्यता की आलोचना प्रस्तुत करते हैं, आलोचना प्रस्तुत करते हैं। वे पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, वे पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के उन सभी आयामों को, ज्ञान विज्ञान के उन सभी आयामों को खारिज करते हैं जिनसे भारतीय समाज प्रभावित था, जिनसे भारतीय समाज प्रभावित था। गांधी जी इस क्रम में, गांधी जी इस क्रम में दरअसल औपनिवेशीकरण और उपनिवेशवाद, इस क्रम में औपनिवेशीकरण और उपनिवेशवाद की आलोचना कर रहे थे। ठीक है, की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने भारत में रेलवे के विस्तार, क्योंकि यह सवाल कभी भी पूछा जा सकता है कि हिंद स्वराज से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दूसरा, कभी भी यह भी हो सकता है कि गांधी जी का उपनिवेशवाद विरोधी दर्शन पाश्चात्य विरोधी दर्शन था, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से तुमको ध्यान रखना है। निक गुजरात आऊंगा बेटा, जल्दी ही मुझे गुजरात आना है। ठीक है, तुम्हारी क्लास पढ़ाते ही पढ़ाते आ जाऊंगा तो फिर तुमको बता दूंगा, लेकिन मुझे जल्दी ही गुजरात आना है। ठीक है ना, चलो। तो यहां पर क्या हुआ कि एक पश्चिमी सभ्यता हो गई, और फिर लिखो कि गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता की तीव्र आलोचना में, या पश्चिमी सभ्यता की तीव्र आलोचना करते हुए उसे शैतानी साम्राज्य, शैतानी साम्राज्य तक कह दिया। बहुत, गांधी जी गरम से भी गरम है, हॉटर देन फायर काइंड ऑफ आदमी है। ठीक है ना, फ्लावर समझा था फायर है, वो वाला भी नहीं है गांधी जी के ऊपर। फ्लावर समझा था तो फायर का भी कोई बाप है आगे, और एक्सट्रीम फॉर्म है। ठीक है ना, हाँ, अगला पॉइंट लिखो। गांधी जी आधुनिक पश्चिमी सभ्यता को उपभोक्तावाद और भोग विलास से जोड़ते हैं, जो कि उनके मुताबिक नैतिक पतन, उनके मुताबिक नैतिक पतन की ओर ले जाता है। अगला पॉइंट लिखना, गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता को मशीनी और
आत्महीन कहा, आत्महीन कहा, यानी कि आत्मा चली गई है, इतना मशीनी हो गया। अच्छा अब देखो, जब तुम अभी ग्लोबलाइजेशन पढ़ोगे, ग्लोबलाइजेशन से जोड़ करके तुमको गांधी को पढ़ लेना चाहिए। अभी जब तुम मेन एग्जामिनेशन के हिसाब से भी, पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब गांधी को समझ रहे हो ना, तो अपनी जर्नलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझो कि गांधी जी के आइडियाज हिंद स्वराज से कैसे डराइव हो रहे हैं, कैसे निकल के आ रहे हैं। ठीक, क्या कह रहे हैं वो कि पश्चिमी सभ्यता मशीनी है और आत्महीन है नहीं सच्ची बात? अगर सच बोलो तो मशीनीकरण आपको आत्महीनता की ओर ले जाता है, आत्मा से दूर ले जाता है। हमारे हाथ में मोबाइल क्या है? मशीन है। और जब हम मोबाइल पर जो है इंगेज है, तो अपने घर में बच्चों के साथ इंगेज नहीं है, तब पत्नी के साथ, माँ के साथ, है ना, पिता के साथ इंगेज नहीं है, क्योंकि हम अगल बगल बैठे हुए, लेकिन हम एक मशीन में उलझे हुए। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि जो एटीएम है, हमें लगता है बड़ी सुविधा है एटीएम से, कि बार खट से एटीएम करो, अब तो भैया उसके भी आगे चल गया, पेटीएम करो। तो एटीएम में क्या है, हम गए, हमने पैसा निकाला, निकल गया। जिन समाजों के भीतर ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, लोग कम है, वहां पर मशीनीकरण समझ में आता है। जैसे यूरोप के अंदर, स्कैंडिनेविया में एटीएम बहुत जरूरी है, ठीक है ना, स्कॉटलैंड में बहुत जरूरी है, 150 किलोमीटर पर दूसरा घर है, और यहां हमारा 1.5 हाथ है पर दूसरा घर होता है, इतनी आबादी भरी पड़ी है ना। तो आबादी का फर्क, उनका जनसंख्या घनत्व देखिए, हमारा जनसंख्या घनत्व देखिए, उनकी जनसंख्या देखिए, हमारी जनसंख्या देखिए। वहां पर आदमी नहीं है, तो मान लो कोई मशीन लगा दी उन्होंने जो सुविधा कर रही है, यानी ह्यूमन लेस। वहां पर मनुष्य नहीं है। पार्किंग में आप जा रहे हैं, वो आपका कोड पड़ रहा है, ऐसे वो जो है ना, बार खुला, आपकी गाड़ी अंदर गई, आपने गाड़ी लगाई, बार बंद हो गया, फिर आप गाड़ी लगाएंगे, फिर स्कैनर ने स्कैन कर लिया, गेट खोला, पैसा कट गया, खट से आप निकल गए। अबे हमारे यहाँ आदमी ना भेड़ बकरी की तरह घूम रहा है भैया, कुछ करवा लो, कुछ करवा लो, नौकरी के नाम पर कुछ भी करने को तैयार। 20 रुपए में बेचारे ना पूरी की पूरी नाली हाथ डाल के साफ करते। ऐसे समाज का भी मशीनीकरण। तो गांधी जी की आलोचना को समझो, और जब उस आलोचना को समझो तो अपने आस पड़ोस परिवेश को भी समझने की कोशिश साथ साथ में करते रहो। तो गांधी जी क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि ये मशीनी है और आत्महीन है। अगला पॉइंट लिखो, गांधी जी ने औद्योगिकरण, औद्योगिक क्रांति और उद्योगों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह मानव के शोषण पर आधारित, कि यह मानव के शोषण पर आधारित अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। उन्होंने इसकी बजाय हथकरघा जैसे कुटीर उद्योगों का पक्ष लिया। आखिरी पॉइंट लिख लो इसमें, गांधी जी ने स्वराज की परिभाषा में केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक आयाम भी जोड़े। ठीक है, नैतिक आयाम भी जोड़े। अब ये हिंद स्वराज वाला बॉक्स बंद कर दो, वापस आ जाओ वहीं पर। गांधी जी 1896 और 1909 के बीच बेहद कम समय के लिए भारत आए। ठीक है, भारत आए। 96 में आए, फुर्सत से रुके, बहुत कुछ किया। 9 में आए, हिंद स्वराज लिखी, बहुत कुछ किया। लेकिन जो 1 में आए, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए आए और आकर के चले गए। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण घटना हो गई, जिसकी वजह से इसका जिक्र यहां करना है। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए कि गांधी जी ने भारत का जो है दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कितनी बार भ्रमण किया, अगर ये संख्या पूछी जाए तो 3 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि गांधी जी ने व्यवस्थित रूप से जो है भारत कितनी बार वो आए, तो ये संख्या 2 रहेगी, 96 और 1909। इसमें 1901 लिख लो। ठीक है, बेहद कम समय के लिए 1901 में भारत आए और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, क्योंकि ये सवाल सीधा बन सकता है कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में आकर दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ उनके संघर्ष में समर्थन मांगा। तो यही सवाल बन जाएगा। दूसरा सवाल क्या हो जाएगा, कैसे भी पूछ सकते हैं, किसी स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया अगर कि गांधी जी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में आकर समर्थन मांगा, तो आप कहोगे कि नहीं आए थे, आए, बहुत शॉर्ट विजिट थी वो। कलकत्ता अधिवेशन ब्रैकेट में लिख दो, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन ब्रैकेट में 1901 में आकर रंगभेद के विरुद्ध
संघर्ष में कांग्रेस से सहायता मांगी। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा ये जो हमने देखा भारत कितनी बार आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम इस कहानी में गए, लेकिन इस कहानी के साथ हमें जिस एक चीज को याद रखना है वो है कि भाई गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए क्या, बैरिस्टर बनके। ठीक है ना, हिंदू स्वराज की हमने बात कर ली। गांधी जी क्या है, मूलतः यहां पर एक बैरिस्टर है। ठीक है, गांधी जी क्या है, बैरिस्टर। और थोड़े समय में पता चलता कि अरे यार गांधी जी आए थे कुछ और करने तो कुछ और लग गए। हमारी यह कहावत है कि आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। हरिभजन के लिए आए थे और कपास ओटने लग गई। स्टेटमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आशीष, निधि ये तुम्हारे ऊपर है बच्चे कि तुम ऑप्शनल के लिए कोई बैच लेना चाहते हो या खुद पढ़ना चाहते हो। देखो सच बात यह है कि जब आप कोई बैच ले लेते हो तो क्या होता है, एक वहां टीचर होता है, टीचर का एक्सपीरियंस होता है, उसका अपना अध्ययन होता है। तुम क्या करते हो ना, उसका उपयोग कर लेते हो, अपने हित में उपयोग कर लेते हो। क्योंकि जितना मैं पढ़ा हूं या कोई दूसरा टीचर पढ़ा है वो तुमको पढ़ा देगा और फिर तुम खुद तो पढ़ ही रहे हो। तो क्या हुआ भाई, जो मैंने शुरुआत में कहा था 1 और 1 11 हो जाता है। ठीक है ना, तो ये एक सुविधा तो है ही है। चलो, तो मैंने क्या कहा कि आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। बैरिस्टर या वकील बनके ये दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे और बन क्या गए, रंग भेद विरोधी आंदोलन के नायक। अच्छा, होता क्या है, हर आदमी की जिंदगी में कष्ट आता है, संघर्ष आता है, और जो आदमी उस कष्ट और संघर्ष से आगे निकल आए, उसको ठीक ढंग से चैनलाइज कर ले, वही सफल है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जैसे ही आपको ना कोई डाउनफॉल दिखाई दे जिंदगी में, अरे सर बहुत दुख हो गया है, बहुत दुख हो गया है, मैं बहुत डूब गया हूं। अरे डूबे नहीं हो तुम, जो है ना अंदर तक जाकर के ज्यादा लंबे समय तक सांस होल्ड करने का प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी आओगे ना जब ऊपर, तो लंग्स तुम्हारे पहले से ज्यादा मजबूत। ये स्ट्रगल के लिए अप्रोच है। जिंदगी में जब कोई दुख आए तो दुख को जो है ना, आपको हार को जैसे कहते हैं ना जीत में बदल देना चाहिए, तो दुख को आपको किसी जो है दूसरी तरफ चैनलाइज कर देना चाहिए। हुआ क्या कि जब गांधी जी पहुंचे हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, गांधी जी इंग्लैंड में है तो गांधी जी अंग्रेजों की तरह रहना चाहते हैं। हैट पहन रहे हैं, सूट पैंट टाई एकदम डिंग डिंग डिंग, बैले डांस वगैरह करेंगे, ये सब भी सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी बोली लेते हैं। ठीक है, आशीष स्टेटमेंट में बहुत टाइम लग ही जाता है बेटा, वो स्टेटमेंट वाले सवाल थोड़े से तो कठिन होते ही हैं। नीरज मुझे बेटा अभी ऑप्शनल के बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है ना, सैम छूटा हुआ टॉपिक कब होगा, कौन सा छूटा, अरे वो छूटा नहीं है, वो करना है, उसको हमें आगे ही करना है, अभी नहीं करना है। ठीक, तभी करना है, अभी नहीं करना है उसको। चलो, तो अभी मुझे ऑप्शनल के बारे में नहीं पता है बच्चे, अभी तो मैं जीएस में ही हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ऐसी कोई खबर होगी मैं इन्फॉर्म करूंगा आपको। तो यहां क्या हो रहा है कि गांधी जी जो है जा रहे हैं 7 जून 1893 को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं। तो क्या कहा, गांधी जी जब इंग्लैंड में है और गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं तो उनके दिमाग में है कि अंग्रेज, मैं अंग्रेज बनूंगा। क्यों, क्योंकि प्रिविलेज है। प्रिविलेज से मतलब क्या होता है, उनके पास में ये सुविधा है, विशेषाधिकार है, अच्छे परिवार से, राजकोट के दीवान के बेटे हैं भाई। तो ऐसा नहीं कि गांधी जी बहुत गरीब परिवार से आ रहे हैं, पढ़ने के लिए भेजे जा रहे हैं विदेश, पैसे वाले संपन्न परिवार से ही होंगे तभी जा रहे हैं, तो कोई कमी नहीं है। तो गांधी जी उसी तरीके से सोच रहे हैं। तो गांधी जी की जिंदगी इसीलिए ना ये सिखाती है कि हम सब गांधी बन सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ने शुरू ऐसे किया। जैसे अभी किसी ने लिखा बचपन में झूठ बोला, चोरी की, बहुत कुछ हुआ। ठीक है ना, वेश्या के पास भी गए एक बार, सब कुछ हुआ है, लेकिन अपनी ही आत्मकथा में उन्होंने लिख दिया कि मैंने ये गलतियां की, और फिर ये गांधी है। तो वो जा रहे थे दरअसल प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया के बीच में एक रेलवे स्टेशन पड़ता था जो है, उसका नाम था पीटर मारिसबर्ग। तो पीटर मारिसबर्ग स्टेशन पर एक कांड हो गया। कांड क्या हुआ कि गांधी जी ने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था। टीटी चेक करने आया एक यात्री ने कहा कि ये ब्लैक हमारे साथ कैसे बैठा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ब्लैक यात्रा नहीं कर सकते थे, इंडियंस यात्रा नहीं कर सकते थे। उसने कहा कि हटो, गांधी जी ने कहा हटेंगे नहीं। बस एक जिद जरूर थी हमेशा से, गांधी जी ने कहा नहीं हटेंगे, हमारा भी हक है, आप रंग के आधार पर हमें नहीं हटा सकते हो। तो भैया क्या हुआ, वही हुआ जो होना था, गांधी जी को उठाया गया, बोरिया बिस्तर बैग लेके दम से जो है फेंक दिया गया स्टेशन के ऊपर। सर्दी में ठिठुरते हुए रात कटी, लेकिन बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था कि उस दिन गांधी जी को जाहिर सी बात है गुस्सा बहुत आया होगा, लेकिन गांधी जी ने पलट के जो है ना ट्रेन पर पत्थर नहीं मारा। गांधी जी उस गुस्से को होल्ड कर ले गए, गुस्सा पी गए, और पिया जब गुस्सा तो उसके बाद जब निकला ना, तो जब तक गोली नहीं मार दी गई 30 जनवरी 48 तक, तब तक वही गुस्सा चलता रहा, काम आ गया उनके। ठीक, चलो, तो अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि कैसे ये रंगभेद विरोधी पूरे आंदोलन के नायक बनकर के गांधी यहां पर उभरते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या हुआ, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या हुआ, 1893 से शुरू करेंगे, 1914 तक चलेंगे। ठीक, चलो लिखो, गांधी जी इंग्लैंड और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका जाने तक अंग्रेजी संस्कारों, रीति रिवाजों आदि से प्रेरित थे, उसकी तरफ खिंचाव था उनका। परंतु
7 जून 1893 को घटी एक घटना ने उनके जीवन का रुख मोड़ दिया, जीवन का रुख मोड़ दिया। पूर्णविराम। गांधी जी फर्स्ट क्लास या प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर प्रिटोरिया जा रहे थे। परंतु गोरे या श्वेत, जो तुमको ठीक लगता हो, गोरे या श्वेत यात्रियों द्वारा आपत्ति जताने के बाद उन्हें प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने को कहा गया। गांधी जी द्वारा इनकार किए जाने पर उन्हें उनके सामान सहित सेंट पीटर मॉरिसबर्ग या पीटर मॉरिसबर्ग भी लिखते हैं, स्टेशन पर फेंक दिया गया। पूर्ण विराम। अगला पॉइंट, गांधी जी के लिए यह रंग भेद का एक कटु अनुभव था। इसके बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया। ठीक है, शुरू किया। डैश लगाओ, लंबा सा डैश लगा दो, अगली लाइन से लिखो बुलेट पॉइंट लगा करके, मतलब इंडेंट बुलेट पॉइंट। इंडेंट समझते हो ना, जैसे तो यहां बुलेट पॉइंट लगा, इंडेंट बुलेट पॉइंट यहां पर हुआ, तो डैश लगा दिया। पहला पॉइंट लिखो, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को मताधिकार के लिए संघर्ष किया। मताधिकार यानी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, संघर्ष किया। उसके अगले लाइन पे लिखना, भारतीयों के अनिवार्य पंजीकरण, अभी इसको बताता हूं, भारतीयों के अनिवार्य पंजीकरण का विरोध किया। अगला लिखो, चुनाव कर, भारतीयों के ऊपर चुनाव के समय में टैक्स लगा दिया जाता था, चुनाव कर का विरोध किया। उसका अगला पॉइंट लिखो, रंगभेद के तहत पृथक्करण की नीति का विरोध किया। ठीक है, तो यहां लिख दिया रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष। ये सारा जो है गांधी जी का वहां का जो संघर्ष है वो रंगभेद के ही खिलाफ है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हुआ, पहली चीज तो उन्होंने कही कि भैया हमको तुम जो है ना चुनाव में वोट डालने का अधिकार दो। एक नागरिक होने के नाते सबसे बड़ी ताकत अपनी सरकार चुनने की ताकत है लोकतंत्र में, तो गांधी जी ने कहा मताधिकार की ताकत दे दो। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि हमें जो है ये जो अनिवार्य पंजीकरण करवाना पड़ता है, क्योंकि भारतीयों को कहा जाता था कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, और वो रजिस्ट्रेशन आप नहीं करवाएंगे तो अगर पुलिस आपसे मांगेगी वो कार्ड आपके पास नहीं होगा तो हम आपको जेल में डाल देंगे, पीटेंगे, गैर कानूनी हो जाएंगे आप। तो गांधी जी ने कहा नहीं मानेंगे। तीसरी चीज क्या हो गई, चुनाव कर कि टैक्स लगा दिया जाता है, वो हम नहीं देंगे, ना हमको मताधिकार है और ना ही हमको जो है कोई अधिकार है। और चौथी चीज क्या थी, कि आप ये देखिए रंग भेद और रंग भेद के अंतर्गत पृथक्करण। पृथक्करण क्या होता है इसको समझना। पृथक्करण जो हमने लिखवाया, सेग्रीगेशन या पृथक्करण, आपको अलग थलग कर देना। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को अलग थलग रखा जाता था। जैसे अपने समाज में अगर हम देखें ना तो हरिजन बस्ती या पहले जो है जिसको कहते थे दलित बस्ती जो कहते हैं, ठीक है ना, वो बस्तियां अलग थी। खास तौर पर जहां पर वाल्मीकि समाज के लोग रहते थे वहां की सड़क से तो लोग निकलते भी कम ही थे। क्यों? क्योंकि पृथक्करण है। तो वैसे क्या है कि अंग्रेजों ने पृथक्करण कर रखा है कि ये भूरे काले लोग, इनको जरा अलग से अलग इनके मोहल्ले बसा दो, तो पृथक्करण है। फिर वो पृथक्करण क्या है कि आप शहरों के अंदर पार्क में नहीं घूम सकते, लाइब्रेरी में नहीं जा सकते, रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, क्लब में नहीं जा सकते, ट्रेन की फर्स्ट क्लास में नहीं बैठो, कैटल क्लास में बैठो, भीड़ में एकदम ऐसे बैठो जाकर सारे इंडियंस, पैसा देने की क्षमता है तब भी फर्स्ट क्लास में नहीं बैठोगे। ठीक है ना, तो ये पृथक्करण की नीति। तो गांधी जी ने क्या किया उसके बाद में इन सब मुद्दों को उठा लिया। वहां उन्होंने नेतृत्व किसका किया, पहले कि ये जो व्यवसायी थे, अप्रवासी व्यवसायियों और श्रमिकों का नेतृत्व गांधी जी कर रहे हैं। किसका नेतृत्व कर रहे हैं?
अप्रवासी व्यवसायियों, ठीक है, व्यवसायियों और वैसे ही लिख देता हूं, व्यवसायियों व श्रमिकों का नेतृत्व किया। इसको लिखो गिरमिटिया श्रमिकों का। एग्रीमेंट वाले ज्यादा थे ना इसमें, गिरमिटिया हम लोगों ने देखा है, गिरमिटिया एग्रीमेंट करने वाले, गिरमिटिया श्रमिकों का नेतृत्व किया। अब ये था क्या नेतृत्व, तो क्या मजेदार बात है, गांधी जी कुछ ऐसा अनोखा कर रहे हैं जो आज से पहले देखा नहीं गया था। इससे पहले क्या गुस्सा हुए, सब भीड़ के तौर पर गए, हिंसा कर दी। गांधी जी कह रहे नहीं, आत्मबल का विकास करो, ठीक है, आत्मबल का विकास करो, बाहुबल का विकास ना करो, आत्मबल का विकास करो। अब ये पहली चीज है। गिरमिटिया तो बेटा हम लोगों ने पहले की क्लासेस में बात की है, एग्रीमेंट वाला आशीष है ना, जिनसे एग्रीमेंट करके ले जाते थे। आत्मबल की बात है, बाहुबल की बात नहीं है। तो आत्मबल बढ़ाना है, सामुदायिक जीवन शुरू कर दिया, एक साथ रहने लग गए, मजदूरों के साथ रहने लग गए। और ये भी नई बात थी कि यार एक साथ रह रहे हैं, सब खेती कर रहे हैं, सब मिलकर के अखबार निकाल रहे हैं, सब मिलकर के श्रम कर रहे हैं, सब मिलकर के भोजन कर रहे हैं और भोजन बना रहे हैं। तो क्या हुआ, सामुदायिक जीवन का प्रयोग है, सत्य का प्रयोग है, आत्मबल का प्रयोग है, ऐसे सारे बहुत सारे प्रयोग गांधी जी ने शुरू कर दिए। और यहां पर जो हो रहा है वो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो पहली बार हो रहा है, नया हो रहा है, ठीक है। और वो क्या है कि गांधी जी के, अगर हम यहां पर बात कर ले कि नए अस्त्र क्या है, जैसे हमने क्या कहा, एक चीज उन्होंने कही कि सत्य, दूसरी अहिंसा। इनको तो आप लोग जानते हो, सत्य अहिंसा, इतने सारे गीत वीत बन गए हैं, सब कुछ हो गया, तो तुम लोगों को खूब सत्य अहिंसा के बारे में पता है। लेकिन इस पर बात हम आज करेंगे क्या, कि सत्य अहिंसा, और इसके साथ साथ पूरे गांधी के जो लड़ाई के तरीके हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मैं हमेशा लिखता हूं गांधी जी के शस्त्र हैं तो क्षत्रिय, चाहे अहिंसक शस्त्र हो, गांधी जी भी इनको शस्त्र ही कहते हैं। दो बड़े तगड़े वाले जो है ना, इन्होंने शस्त्र उठाए हुए। पहला शस्त्र है भैया सत्य, वो कहेंगे हम सत्य बोलते हैं, और हम सत्य बोलते हैं, हमारा अपना सत्य है, ठीक है। तो सत्य पहली चीज है, सत्य हम बोलेंगे लेकिन अहिंसक है, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। यार ये तो ना से बचपन से कई बार हम लोगों को क्या होता है, कुछ कुछ कैरेक्टर्स को बूढ़ा ही देखने की आदत होती है, उसमें गांधी भी है। गांधी बच्चा दिखते ही नहीं है, गांधी हमेशा बूढ़ा दिखते हैं, ठीक है। चलो, तो गांधी जी के पास है सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा को जब हम मिला देते हैं तो जानते हो क्या बन जाता है, यही से तब वो बन जाता है सत्याग्रह। सत्याग्रह बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है ये, सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ क्या है, सत्य प्लस आग्रह। इसको समझ लो, इसका ऐसे वो बनाओ, लिखवाएंगे भी, लेकिन इसको ये बना लो। बड़ी दिलचस्प कहानी, जैसे सुजीत ने अभी ये बात लिखी ना कि सर हिस्ट्री को जरा इंटरेस्ट से पढ़ लो तो अपने भीतर से डर निकलने लगता है। इतिहास को अगर कहानी की तरह पढ़ डाला तो लाइफ जिंगा लाला काइंड ऑफ चीज है। मैं हमेशा बार बार ऐसे कहता हूं, लाइफ जिंगा लाला इसलिए कि उसके बाद किसी चीज की चिंता नहीं करनी। व्हेनेवर यू आर इन ट्रबल, जब भी संकट में फंस रहे हो, इतिहास तुमको कोई ना कोई कहानी सुना देगा। अरे वो शेर आउट जरा टाइप वाला, तुम लोग तो आजकल रील देखते हो और ये भी कहते हो कि सर भी रील्स देखते हैं। मैं रील्स जो है तुम्हारी तरीके से तो नहीं देखता, लेकिन हाँ एल्गोरिदम ऐसा बन गया कि ये सब हमारे यहाँ आ जाता है, ठीक है। एथिक्स में खूब पढ़ा होगा सर ने, अमित सर ने आपको खूब एथिक्स में पढ़ाया होगा ये सब। तो सत्य है और आग्रह। होता क्या है कि मान लो हमको अव्वल तो सत्य नहीं पता होता, हम सत्य की खोज नहीं कर पाते। सत्य क्या है, सत्य ये है, मान लो हम एक परिवार में हैं, हमारा एक भाई जो है वो अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है, ठीक है। और भाई से पूछो तो भाई कहता है कि पत्नी बहुत दुष्ट है, और पत्नी से पूछो तो कह देता है कि भाई बहुत दुष्ट है। नहीं सुजीत, जानबूझ के अनदेखा नहीं किया, तुम फिर से भेज दो, मुझे पता नहीं, ठीक है, मैंने देख नहीं पाया। तो ये क्या हुआ कि भाई से पूछ रहे हैं तो कह रहे यार पत्नी बहुत दुष्ट है, मुझे परेशान करती है, ये करती है, वो करती है। और पत्नी की हालत तो हमको पता ही है कि बेचारी वो पिटती हुई तो दिखाई दे रही कम से कम हमको, ठीक है। और पत्नी कहती है कि ये मुझे पीटते हैं, ये शराब पी के आ जाते हैं, ये है वो है। तो अब मान लो हमें सत्य का संधान करना है, सत्य की खोज करनी है, तो हम जाएंगे, भाई का पक्ष भी जानेंगे और भाभी का पक्ष भी जानेंगे। अब पता ये चला कि भाई का पक्ष गड़बड़ है, यही सत्य है हमारा। हमने पहले तो सत्य की खोज कर ली, ठीक है, कि सत्य की खोज कर ली। सत्य की खोज सबसे जरूरी है सत्य के आग्रह के लिए। तो हम क्या करेंगे, सत्य को खोजेंगे, सत्य को हम खोजेंगे। अगर खोजेंगे नहीं तो हो सकता है हम झूठ को ही सत्य मान लें, इसलिए सत्य को खोजना पड़ेगा। और जब सत्य को खोजना पड़ेगा तो जब एक बार सत्य मिल जाएगा, सच बोलते हुए डर लगेगा। आग्रह ही नहीं कर पाते हम, सत्य का आग्रह, आग्रह से मतलब हम सच बोल रहे हैं। तो सत्य का आग्रह करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, साहस की, ठीक है। आग्रह के लिए किस चीज की जरूरत है हमको, इसमें जुड़ जाएगा आकर के हमारे साथ में साहस। अगर साहस नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी बात। भाई को अगर हम ये कह देंगे कि भैया सारी बातचीत हमने समझ ली है, हमें लग रहा है कि गलती आपकी है, ठीक है, गलती आपकी है। गांधी जी को साउथ अफ्रीका लौटने के लिए किसने राजी किया था, साउथ अफ्रीका लौटने के लिए, साउथ अफ्रीका से लौटने के लिए, चलो बताना, भारत लौटने के लिए। दरअसल गांधी जी भारत लौटने के लिए राजी किसी ने नहीं किया। गांधी जी बेटा लगातार संपर्क में थे। माना जा सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले, जिनके साथ वो बहुत चिट्ठियां लिखते थे और काफी सलाहें लेते थे, तो उनकी एक भूमिका जरूर इसमें मानी जा सकती है। लेकिन वो गांधी जी का अपना एक निर्णय है। गांधी जी बहुत दिनों से लौटना चाहते थे, लेकिन लौटते लौटते 21 साल रह गए वहां पर, ठीक है।
तो मैंने क्या कहा कि भाई की सच्चाई पता चल गई है कि भाई गड़बड़ कर रहा है कहीं पर। है भैया, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन वगैरह चल रहा है तुम्हारा। भाभी को दिक्कत यह है कि रात में तुम जो फोन लिए कहां ताने रहते हो, तो गड़बड़ है मामला। अब गड़बड़ है, लेकिन कहेंगे कैसे? भाई से गड़बड़ हो जाएगी, भाई जो से गड़बड़ हो जाएगी, मम्मी पापा भी कहेंगे तुम अपने भाई से लड़ रहे हो, बताओ बहू से लड़ो, है ना, सब लोग मिलकर बहू से लड़ो। तो यहां पर क्या होगा? सत्य तो पता चल गया, लेकिन सत्य का आग्रह करने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो उसके लिए बुनियादी चीज क्या बन गई? साहस। बेहद जरूरी है कि हम हिम्मत करेंगे, और हिम्मत जब करेंगे हम साहस करने की, तो उसमें एक चीज जो है ना, साहस को हम अभय भी कह सकते हैं कि हमें भय ना हो, ठीक है। और अभय या साहस के बाद में एक चीज की जो जरूरत पड़ेगी, वो हमको पड़ेगी बलिदान या त्याग की। भाई घर में पैसा ला रहा है, मम्मी पापा भाई के खिलाफ बात सुन नहीं सकते, बहू के खिलाफ सबके सब जो है भरे बैठे हैं कि ये बहू जब से आई हमारा घर खैयस हो गया है। इसलिए जैसे ही हमने ये बात कही घर के अंदर, मम्मी पापा का बेटा तुम जो है ना अब जरा कुछ काम काज देखो, बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, 20-22 साल के हो चुके हो तुम भी, साढ़ जैसे टहल रहे हो, इसलिए जरा काम धाम करो, कुछ पैसा वैसा घर में लाओ, खाली चोंच लड़ाने के लिए, खाली मुंह चलाने के लिए, भैया ये करते हम ये करते वो करते। क्या हुआ? तुरंत आपको अटैक हो गया। अटैक हुआ तो भैया त्याग और बलिदान के लिए तैयार होना कि सच क्या है? हमारा सत्य है इस मामले में कि ये गलत है। हमने आग्रह किया क्योंकि हमारे पास साहस है, हम डरते नहीं है सच बोलने से। तो गांधी जी ने दूसरी बात ये कह दी कि भाई डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं है? कि उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये मत सोचो कि ये नुकसान हो जाएगा सच बोलने से, वो नुकसान हो जाएगा। सच है तो सच है, दैट इज ऑल। और यहां पर गांधी जी के इस पूरी राजनीति में जो है ना, ये सब नए आयाम जुड़ते चले जाते हैं कि साहस और अभय भी होना चाहिए, और बलिदान और त्याग भावना भी होनी चाहिए। अब देखो गांधी जी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। ये जिंदगी की फिलॉसफी है, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह। हम सत्य का आग्रह करेंगे, लेकिन अहिंसक तरीके से करेंगे। बिल्कुल रास्ता ना वाला, ठीक है। अहिंसक तरीके से करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया मैं आ गया हूं आज आपको सबक सिखाने ना। तो गांधी जी क्या करते हैं, इसी के साथ गांधी जी इस पूरे संघर्ष में क्या करके आएंगे कि ये जो आग्रह है, इस आग्रह में हमें किन किन चीजों की जरूरत है? हमें आत्मबल की जरूरत है। गांधी जी आत्मबल की बात करेंगे। आत्मबल क्या होता है? इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चे। आत्मबल, बाहुबल नहीं बेटा ज्ञानेश, अभी आगे चलेंगे साहब, तुम लोग समझ जाओगे, अभी नहीं बताऊंगा, अभी कहानी तुमको पूरी पता नहीं है, तो ये जो सवाल इसका जवाब नहीं होगा। सुजीत तुम्हारा सवाल नहीं आया, बिल्कुल। कंचन, गांधी जी पर मूवी बनी है, सबने देखी भी होगी। चलो, आत्मबल क्या है? आत्मा का बल। ये तो शरीर का बल है, जिम जा रहे हैं, ठीक है, जिम जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, मसल वसल बना लिए एकदम, ऐसा लग रहा है दोनों तरफ ऐसे बगल में खपाची बांध दी गई, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है ना, कि हम जिम करते हैं, बड़ा पावर है। अरे शरीर में जितनी ताकत है वो ठीक है, दुबले पतले इंसान की आत्मा में कितनी ताकत है? आत्मा की ताकत है आत्म बल। आत्मा प्लस बल। और आत्मा का बल कैसे बढ़ता है बच्चे? आत्मा का प्रोटीन शेक कहां से लाओगे? आत्मा का प्रोटीन शेक आता है तुम्हारा अपने जीवन में, अपने निजी जीवन में मूल्य आपके कैसे हैं, इससे निर्भर होगा कि आत्मबल है कि नहीं। सत्य आप बोलते हैं कि नहीं, आप नैतिक हैं या नहीं। अनैतिक जीवन जीने वाले में आत्मबल की कमी होगी, नैतिक जीवन जीने वाले में आत्मबल ऊंचा होता चला जाएगा। रोज एक गिलास प्रोटीन शेक जम से हम आत्मा को पहुंचा रहे हैं। क्या है नैतिक बल? नैतिक बल यह है कि हमने आज तक झूठ को सच नहीं कहा, ऐसी तैसी कोई भी हो, चाहे हमारी जिंदगी चली जाए, चाहे नौकरी चली जाए, चाहे हमारी इज्जत चली जाए, लेकिन हम भैया ना झूठ को सच नहीं कहेंगे, साथ नहीं देंगे, ठीक है ना। योगेश, इस पर भी बात आएगी बच्चे, बहुत अच्छे सवाल, यहां तो सवाल ही निकलना शुरू होंगे, लेकिन मुझे पता है कौन कौन से सवाल निकलते हैं। मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ाते ही ऐसा हूं कि आखिर तक जाते जाते ना योगेश, इस सारे सवालों के जवाब तुम ही लोग देने लग जाओगे लोगों को। तो यहां पर क्या है, नैतिकता का मतलब यही हुआ कि भाई हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, समझौता नहीं किया जीवन में, गलत बात से समझौता नहीं किया, अन्याय को नहीं सहना है, ठीक है। सत्य और नैतिक और अन्याय का प्रतिकार। प्रतिकार क्या होता है? उसका विरोध। ये बड़ी बढ़िया बात है, देखो इसको समझ लेना। गांधी जी के लिए कहा जाता है कि एक गाल पे कोई तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगा कर दो, ऐसे कहते थे गांधी जी? कभी नहीं कहते थे। गांधी जी साफ साफ कहते थे कि सबसे जरूरी चीज है कि अन्याय का विरोध करो। अगर अहिंसा से नहीं कर सकते हो तो हिंसा से करो, ठीक है। अहिंसा नहीं जरूरी है, अन्याय का विरोध जरूरी है। एक बार गुजरात से कुछ लोग आए गांधी जी के पास, बढ़िया सुभाष, शरीर बनाओ लेकिन आत्मा भी तो बनानी है बच्चे। तो मैं वही कह रहा हूं, शरीर बनाने के लिए तो जिम खुले हैं, लेकिन आत्मा का बल जो है ना पैदा करने के लिए, उसका रास्ता बताने के लिए, दर्शन सिखाने के लिए टीचर बने हुए। तो गांधी जी के पास गुजरात से कुछ लोग आए, बोले गांधी जी आप कहते हैं अहिंसा अहिंसा, तो हम तो अहिंसा का करते हैं पूरा पालन, ठीक है। आशीष बात करेंगे इस पर बेटा, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। तो क्या हुआ, बोले गांधी जी ने कहा तुमको किसने कहा कि डकैतों के सामने तुमको जो है अहिंसक हो जाना है? अरे जाओ बढ़िया जो है ना लाठी में तेल लगाओ, इस बार डकैत आए तो मारते मारते ना उनको बुत्तू बना देना। तो गांधी जी उनको वापस भेज देते हैं। और गांधी जी बार बार ये कहते हैं कि देखो अन्याय का विरोध करना। एक आखिरी चीज सुन लो, लड़कियों के लिए बलात्कार के संबंध में गांधी जी क्या कहते हैं, ठीक है, कि लड़कियों को, औरतों को भगवान ने 2 हथियार दिए हैं, वो हथियार सबको दिए हैं, लेकिन जो है एक नाखून और दूसरे दांत। और वो ये कहते हैं कि नाखून और दांत, इनके सहारे आप जितना लड़ सकते हो लड़ो, और अगर कोई बलात्कार की कोशिश कर रहा है तो तुम भले अपने प्राण दे दो लड़ते हुए, लेकिन लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ये गांधी जी कह रहे हैं। यानी गांधी जी का ये नहीं मसला है कि अरे यार, गांधी जी तो बिल्कुल कहते हैं कि एकदम निहत्थे हो, कहीं पर जा रहे हो तुम, अन्याय हो रहा नहीं रोक पा रहे हो, कोई बात नहीं अहिंसा से।
रोक लो बेटा, अहिंसा से रोक लो, ठीक है ना। तो तुम्हारे जैसे लोगों को समझ में आ गया। तो अन्याय का प्रतिकार करना है, जीवन में गर्व से भर जाओगे कि सर मैंने सत्य से समझौता नहीं किया, सर मैं एक नैतिक व्यक्ति हूं, ठीक है ना। नैतिकता के बहुत सारे काम होते हैं ना, कि मैं नैतिक व्यक्ति हूं। तीसरी चीज कि मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं करता हूं, मैं अन्याय का प्रतिकार करता हूं। मेरी जिंदगी में ये मूल्य है, और ये जो मूल्य है उसी के साथ में एक मूल्य आएगा सेवा, ठीक है। सेवा एक मूल्य है। दूसरे की आप कितनी मदद करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सबके सवाल आएंगे। देखो आज की क्लास से ही सारे नए नए हमारे बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करने लग गए, क्योंकि मैं जानता हूं अब तक जो चुपचाप बैठे क्लास देख रहे थे, अब वो भी आने वाले कि सर ये वाला क्यों नहीं हुआ, भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है, तो जीत कल पूछ लेना, ठीक है। चलो ओके, तो यहां पर क्या हुआ, गांधी जी कहते हैं दूसरों की सेवा, मानव मात्र की सेवा करो, आपका आत्मबल ऊंचा। कभी बच्चे तुमने कभी ऐसा किया ही होगा, तुम सबने अपने जीवन में ऐसा किया होगा, ठीक है। क्या अपने हाथ से अपने घर में 4 पैकेट 6 पैकेट 10 पैकेट खाना बनाया और आपने जाकर के किसी को खिला दिया। बस ये जरूर होता है कि ऐसे नहीं खिलाया जाता, क्या देखो भाई लेके आया हूं खाना, लो भाई तुम ले लो तुम ले लो, नहीं, झुक के, हमेशा झुक के सेवा करो, ठीक है ना, झुक के सेवा करो। और यहां पर क्या है, झुक के सेवा करने का मतलब जैसे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में क्या होता है कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, भिक्षा दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं, तो आप जमीन पर बैठ जाइए ताकि वो खड़ा है तो आपसे ऊंचा हो, और ऐसे करके आप उसको भीख दीजिए। क्योंकि जब हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो हम उस पर परोपकार नहीं कर रहे, वो हम पर परोपकार कर रहा है, ठीक है ना। ये है सेवा। कभी लंगर छकने गए हो, लंगर छकने गए हो आशीष, सब बातें होंगी बेटा। लंगर में क्या होता है, मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस। जब मैं पहली बार लंगर गया खाने, दिल्ली में ही जब आया तो लंगर खाने गया, तो लंगर के लिए बैठ गए नीचे पंगत में, अब सब बैठे, ठीक है, एक ही सफ में, एक ही लाइन में सबके सब बैठे, और सबकी थाली में थोड़ी थोड़ी सब्जी परोस के चले गए। फिर उन्होंने कहा रोटी। जब रोटी लेकर आए तो हमने जो है वो ऐसे खड़े थे, ऐसे ही ऊपर ऐसे खड़े रहे, जमीन में झुक के रोटी नहीं दे रहे थे, ऐसे खड़े थे। तो मैंने ऐसे कर दिया, मतलब कि लाओ, तो उन्होंने कहा कि और नीचे करो, मतलब हमने उनके हाथ पे ऐसे हाथ लगा दिया, उन्होंने कहा नीचे करो। जब हमने हाथ नीचे किया, इतना डिस्टेंस हो गया, उन्होंने ऐसे रोटी फेंकी, झप से गिरी। मैं बच्चे तुमको बता नहीं सकता, जब रोटी हाथ में उन्होंने फेंकी तो हमको लगा अरे ये कितना अपमान है, ऐसे फेंक के रोटी उन्होंने दी और वो झम से आके मेरे हाथ में गिरी। फिर मैंने कहा ना, ये अपमान नहीं है, ये तुम्हारे अहंकार को चोट है। ईश्वर चाहता है कि अपने अहंकार को समाप्त करो। जिस दिन तुम्हारे भीतर यह एहसास हो जाएगा कि एक एक निवाला जो हम खा रहे हैं ना दिन में, ये ऊपर वाले ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, तो तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा। तुम तो क्या कर रहे हो यार, जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है। तो वो जो अहंकार तोड़ने की बात है ना सेवा में, फट से अपना अहंकार तोड़ दिया, गरीब के गए आप, आपने उसको दान दिया, उसके पैर छू लिए, तो क्या है, सत्य है, नैतिकता है, अन्याय का प्रतिकार है, और उसके साथ में सेवा है, ठीक है, सेवा। इतनी सारी चीजें गांधी जी कहते हैं आत्मबल के लिए जो है जरूरी हो गई। ये उसका पोषण है। हमने कहा ना आत्मा के बल का प्रोटीन शेक है ये, रोज प्रोटीन शेक जो है आप चल रहे हैं। अच्छा, कई बच्चे आज कह रहे हैं कि सर मैं पहली बार क्लास में आया हूं, ठीक है। अजय गरसिया कह रहा है पहली क्लास में। तो ये क्या हुआ, यहां पर इतनी सारी चीजें जो है गांधी जी के यहां आ जाती। मैंने कहा बलिदान और त्याग, डरना नहीं है। फिर एक बार जब इस रास्ते पर निकल आए तो फिर डरना नहीं है, बलिदान है और त्याग है। और हमने कहा कि साहस और अभय की जरूरत है। अब देखो गांधी जी का यहां पर ये जो पूरी कहानी हम देख रहे हैं, इसके फिर एक बार हम कहेंगे 2 आयाम बन जाते हैं, 2 आयाम बन जाते हैं। एक हो जाता है, एक आयाम बनेगा व्यक्तिगत जीवन में, एक आयाम बन गया व्यक्तिगत जीवन, और एक बन गया सार्वजनिक जीवन, ठीक है। ये डायफ्राम बनाते रहना बेटा, इसी तरीके से समझ में आएगा, ठीक। व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन, अब 2 हिस्से बन गए। एक क्या होता है, हम लोग आमतौर पर क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन अलग है और सार्वजनिक जीवन अलग है, ठीक। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई हमारा अपना पर्सनल लाइफ है। कुछ लोग कहते हैं ना हमारा अपना पर्सनल लाइफ है, हम अपने घर में कुछ भी करें, हम अपने जीवन में कुछ भी करें, ऑफिस जाएंगे तो बिल्कुल सीधे बन जाएंगे। तो सार्वजनिक जीवन में सीधे साधे, व्यक्तिगत जीवन में क्या होगा कि हो सकता है बहुत ही भ्रष्ट हो, ठीक है। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो बाहर जाकर के ना समाज के सामने बिल्कुल एकदम बढ़िया जो है भोली भाली बछिया बन जाएंगे, और सार्वजनिक जीवन में एकदम वो बन जाएंगे, और घर जाएंगे जब तो घोर अत्याचारी हैं। कुछ लोग आपको आजकल मिलेंगे, अच्छा रिकॉर्डेड देखता है अजय, हाँ, लेकिन लाइव में आ, चलो तो लाइव में आते रहो। सो यहां पर क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं आजकल, अपने घर में अपनी पत्नी को गुलाम बना के रखेंगे, अपनी पत्नी को गुलाम बना के रखेंगे, उसको बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं देंगे। रोज झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और सोशल मीडिया पर आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, सारी महिलाओं को स्वतंत्रता जो है मिलनी चाहिए, भाषण पे भाषण, भाषण पे भाषण, टू फेस पर्सनालिटी, बिल्कुल सही हो गया। तो यहां पर गांधी जी कहते ना बेटा, ये जो आत्मा का सबसे तगड़ा प्रोटीन शेक है वो यहां से आता है कि सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन के बीच का भेद समाप्त कर देना है। पारदर्शी, पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी हो जाना है। और पारदर्शी होने का मतलब यह है कि इन दोनों के बीच का भेद समाप्त करने का प्रयास, ठीक है, इनका भेद समाप्त करने का हमें प्रयास करना है। और भेद समाप्त करने का प्रयास करना है तो एक ही चीज होगी कि हमें पारदर्शी जीवन जीना होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि गांधी जी ने एक और बड़ा काम कर दिया कि व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों के भेद को समाप्त करने की बात करने लगे। तो क्या होगा, गांधी जी एक तरीके का सुधारात्मक, गांधी जी एक तरीके का सुधारात्मक ढांचा दे रहे हैं हमें अपने जीवन को बदलने का, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब यहां से गांधी जी ने इस तरीके का दर्शन प्रस्तुत कर दिया, जो मुझे समझते मतलब लगता है कि तुमने समझ लिया,
ठीक है, तो इसको नोट करो, आगे आकर के हम दो चीजों पर और बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। ठीक है, इसको लिखो, इसको बना लो डायग्राम को। ठीक है, हो गया, बहुत ही बढ़िया। मैं मानता हूं कि इतिहास सभी विषयों की जननी है, तो इसलिए ये सब एथिक्स में तुम्हारे काम तो आएगा, और एथिक्स तो आप ऐसे भी खैर बहुत अच्छा पढ़ते ही हैं। तो ये क्या हुआ, ये गांधी जी की एक फिलोसफी यहां पर आ गई। अब गांधी जी एक नई चीज लेकर के आ रहे हैं। गांधी जी कह रहे हैं कि हमें सामुदायिक जीवन जीना है। सामुदायिक जीवन का मतलब क्या हुआ, एक समुदाय बना करके जीवन जीना, सबको साथ में जीवन जीना है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, एक साथ रहना है, एक साथ रहना, सारे लोग एक साथ रह रहे हैं। और जब एक साथ रहेंगे बच्चे, तो वहां पर क्या होगा कि हम अलग नहीं है, विशिष्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े, हम कोई जो है तीरंदाज है, हम नेता है तो हमारा बंगला है 25 करोड़ का, और जिस जो है जनता की लड़ाई लड़ते हैं वो बेचारी रह रही है 15,000 के रेंटेड हाउस में। नहीं, साथ रहो, एक साथ रहो। ठीक है, एक साथ रहो। और एक साथ रहने का ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज निकलती है, वो है आश्रम। ठीक, गांधी जी इस सामुदायिक जीवन के लिए आश्रम पद्धति का सहारा लेते हैं। ठीक है, कि हम एक आश्रम में रहेंगे। बड़ी कठिन जिंदगी है, जब आप जिंदगी में ना कुछ बड़े बड़े निर्णय लेते हो तब आपको समझ में आता है। गांधी जी ने कहा एक समय के बाद कि भैया अब हमको बनाना है आश्रम। ठीक है, आश्रम बनाना है। तो उन्होंने पहला आश्रम बनाया जिसका नाम था फिनिक्स। फिनिक्स एक चिड़िया है, जानते हो ना तुम लोग, फिनिक्स एक मिथकीय पक्षी है, मिथकीय यानी मिथक है कि फिनिक्स नाम की एक चिड़िया है, उसको कितनी भी बार ऐसे 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 करके काट दो, मतलब चिकन का कीमा बना दो जैसे ना, तो चिड़िया जो है फिनिक्स को खत्म कर दोगे वो अपने, और या जला दो तो अपने राख के ढेर से फिर से इकट्ठी होती है और फिर जिंदा हो जाती है। तो उसी फिनिक्स मिथकीय पक्षी के नाम पर जो गांधी जी पहला आश्रम स्थापित करते हैं, उसका नाम है फिनिक्स। मजेदार बात क्या है कि ये जो फिनिक्स आश्रम है वो जब बन रहा है, ठीक है, जब बन रहा है तो गांधी जी के पास बहुत बड़ा स्टाफ है, 40 लोगों को गांधी जी सैलरी देते हैं उस समय। बहुत बड़े वकील हो गए भाई, बहुत बड़े वकील हो गए, इतने बड़े कि लोग जो है ना, मतलब उनको हाईएस्ट पेड माना जाता है, सबसे ज्यादा पैसा पाने वाले वकीलों में उस समय एक थे वो। जिस समय गांधी जी को ना उनका हुआ कि नहीं भैया हमको जो है किसी भी तरीके से अब ये लड़ाई लड़नी है और अपने ये प्रयोग करने हैं, जो गांधी जी जिनको प्रयोग कहा करते थे। तो ये जो आश्रम उन्होंने बनाया, तो उस समय अपनी पूरी सैलरी उन्होंने लगा दी इस आश्रम को बनाने में। ठीक है, तो क्या हुआ, पहला आश्रम गांधी जी का बन गया फिनिक्स में। कब बना, 1904 में, डरबन के पास। डरबन एक शहर दक्षिण अफ्रीका में, उसी के पास उन्होंने एक जमीन ली, सारी जितनी जमा पूंजी थी तब उन्होंने बेच बाच के एक आश्रम बना दिया, एक बेच बाच के आश्रम उन्होंने खड़ा कर दिया। ठीक है, और यहां से वो सामुदायिक जीवन का पहला प्रयोग शुरू हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं था, तो निश्चित है कि गांधी जी को एक और आश्रम बनाना पड़ा। दूसरा आश्रम जो है, उन्होंने एक बहुत बड़े साहित्यकार और दार्शनिक टॉल्स्टॉय के नाम पर बनाया, और उसको कहते हैं टॉल्स्टॉय आश्रम। तो ये टॉल्स्टॉय आश्रम इन्होंने बनाया, लेकिन यहाँ की भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। अब लोग बढ़ते चले जा रहे थे, गांधी जी को फिनिक्स के बाद एक नया आश्रम इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि गांधी जी के साथ रहने वाले लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, और बड़ी जगह चाहिए, लेकिन भैया पैसा नहीं है। इतना पैसा कहां से आएगा, तो 1910 की बात है, 1910 की बात है, जब उन्होंने अपने जो दोस्त हैं कालेनबाख, ठीक है, अपने एक यहूदी दोस्त हैं कालेनबाख की सहायता क्या थी, सच्चाई ये थी कि कालेनबाख ने ही समझ लो कि टॉल्स्टॉय आश्रम बनाया, क्योंकि उसकी जगह जो है खरीदी उन्होंने। ठीक है ना, तो पहला आश्रम गांधी जी का पूछ लिया जाए तो तुम कहोगे फिनिक्स, दूसरा आश्रम पूछ लिया जाए तो टॉल्स्टॉय। ये दोनों आश्रम कहां थे, ये दोनों के दोनों आश्रम जो है दक्षिण अफ्रीका में थे। लेकिन अब गांधी जी आते हैं भारत, तो भारत में जो गांधी जी का पहला आश्रम है वो है कोचरब। ठीक है, कोचरब आश्रम, इसको ध्यान रखना क्योंकि यहां से सीधे प्रश्न बन सकते हैं। ये बना कोचरब आश्रम 1915 में। जब आए उसी साल में इन्होंने इसको, एक बंगला हुआ करता था, एक प्राणजीवन मेहता हुआ करते थे, तो उन्होंने इनको ये बंगला दे दिया। ठीक है, कहा कि भाई आप इसको बनाइए, यहां पर अपना जो सामुदायिक जीवन जैसा आपने दक्षिण अफ्रीका में बनाया था उसी तरीके से आप इस आश्रम को यहां पर स्थापित करिए। तो ये कब बन गया, 1915 में। ठीक, कहां, अहमदाबाद, एक बड़ा बंगला जैसा था। सही अर्थों में इसको कहें तो ये उस तरीके का आश्रम नहीं था जैसा कि जो है टॉल्स्टॉय था, या बाद में जैसे आश्रम गांधी जी बना रहे थे, लेकिन ये फिर भी रहने भर को गांधी जी के पास में ये हो गया। अच्छा, यहां बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी थी। कहानी क्या थी जानते हो, गांधी जी के पास एक दलित परिवार आया,
अभी बताते सब गुजरात, ये गुजरात कोचरब अहमदाबाद गुजरात। ए भैया आज के समय में तुमको गुजरात नहीं पता, हमारा प्रधानमंत्री जो है वही गुजरात से, और गांधी जी जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो भी गुजरात से, तो गुजराती है अहमदाबाद ना। फाफड़ा जलेबी खाना इस बार अहमदाबाद को सेलिब्रेट करते हुए। चल तो एक दलित परिवार आ गया और वो दलित परिवार उनके साथ रहने लगा। लोगों ने कहा कि दलित को क्यों रख रहे हैं, बाकी लोगों ने कहा हम छोड़ के चले जाएंगे, अगर आप दलित को रखेंगे। गांधी ने कहा छोड़ के चले जाओ। और ऐसी हालत हो गई कि गांधी जी को कुछ समय के लिए तो समझ लो पैसा ही नहीं था गांधी जी के पास, ठीक है। फिर किसी ने मदद भेजी तो गांधी जी किसी तरीके से सर्वाइव किए। तो सबकी जिंदगी में ढलान भी है, चढ़ाव भी है, ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि नहीं, गांधी जी जितना सोचा जा रहा था उससे ज्यादा जो है भारत में अभी पॉपुलर हैं, लोग उनसे बहुत ज्यादा उनके साथ रहना चाह रहे हैं। तो फिर तीसरा आश्रम, ये चौथा आश्रम जो उन्होंने खोला वो कहलाता है साबरमती आश्रम। और हमारा निक देसाई साबरमती आश्रम के करीब ही रहता है, जैसा कि कहा गया, ठीक है ना। तो उसने बताया है कि साबरमती आश्रम से वो केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। यह आश्रम भी बना 1915 में, लेकिन ये कैसे कब बना, जब कोचरब बन गया था उसके बाद। ये भी अहमदाबाद गुजरात। उसके बाद आश्रम की पूरी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में तुम आ जाओ जरा, आखिरी आश्रम भी हम लोग देख लेते हैं जो गांधी जी के जीवन का है। वो आश्रम कौन सा है, सेवा ग्राम आश्रम, ठीक है। इसको कहते हैं सेवा ग्राम आश्रम। कहां स्थित है, ये स्थित है वर्धा महाराष्ट्र में, ठीक है। और कब बना, 1932। तो वर्धा महाराष्ट्र। अब देखो यह है तुम्हारे लिए सवाल, गांधी जी का पहला आश्रम कौन सा है, फिनिक्स। गांधी जी का अंतिम आश्रम कौन सा है, सेवाग्राम, ठीक है। अगर पूछा जाए कि गांधी जी का भारत में पहला आश्रम कौन सा है तो कोचरब। अगर पूछ लिया जाए कि फिनिक्स से लेकर सेवाग्राम तक इन सभी आश्रमों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए, आप लगा देंगे। अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा गांधी जी का आश्रम गुजरात में स्थित नहीं है, मान लो ये तीनों दे दिए जाएं, कोचरब, साबरमती और सेवाग्राम, क्योंकि फिनिक्स और टॉलस्टॉय नहीं दिए जाएंगे, तो फिर आप कह देंगे कि इसमें सेवाग्राम आश्रम गुजरात में स्थित नहीं है। अगर इसमें से पूछ दिया जाए कि किस एक साहित्यकार एवं दार्शनिक के नाम पर गांधी जी ने एक आश्रम की स्थापना की थी, तो आप कहेंगे टॉलस्टॉय के नाम पर आश्रम की स्थापना उन्होंने की थी। तो इतने सारे सवाल यहां से आपको निकल के मिल जाते हैं, ठीक है ना, मिल जाते हैं। गांधी साम्राज्य, ठीक है, बिल्कुल बेटा आशीष, 5 आश्रम बन गए, फिनिक्स, टॉलस्टॉय, कोचरब, साबरमती, सेवाग्राम। तो ये सामुदायिक जीवन का गांधी जी का प्रयोग हो गया। सब लोग वहां पर रह रहे हैं एक साथ में, लगभग एक ही तरह से रह रहे हैं, एक ही तरह से खा पी रहे हैं, एक ही तरह से काम कर रहे हैं। और गांधी जी ने यहीं से अपनी सेना भी तैयार कर ली। सेना से मतलब ये कि सारे लोग जब साथ रह रहे हैं ना, तो हर सुख दुख में, संघर्ष में एक साथ खड़े हैं फटाफट, तो कहीं किसी को इकट्ठा करने इनको नहीं जाना है। तो एक ये चीज आपने देखी कि इनके जो आश्रम है वो कौन से बने। अब जरा ये वाली स्लाइड के बाद थोड़ा सा लिख लो, इस स्लाइड को कर लो, 15 सेकंड दे रहा हूं और ठीक, लिखो। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया। यह सत्याग्रह भारतीयों के अनिवार्य पंजीकरण के विरुद्ध था। पूर्णविराम, गांधी जी को जेल भेज दिया गया और उन्होंने यहीं पर जेल को किंग एडवर्ड का होटल कहा। यह बड़ा फेमस फ्रेज है, ठीक है ना, कि गांधी जी ने किंग एडवर्ड का होटल कब कहा, 1906 में, जब वो पंजीकरण के विरुद्ध गए थे, ठीक है ना। ठीक, यहीं पर किंग एडवर्ड का होटल कहा। फिर लिखो अगला पॉइंट, 1894 में बहुत आश्रम है बच्चे, ज्ञानेश, गांधी जी के फिर आश्रम इतने सारे, जहां गांधी जी स्वयं रहे, वो ये 5 हैं। उसके बाद तो 50 नहीं, मतलब मुझे लगता है 500 से ज्यादा आश्रम होंगे देश भर में। देश भर से मतलब है आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश भी जोड़ दो, ठीक है। तो उतना नहीं पढ़ सकते बच्चे, उसकी जरूरत नहीं, वरना उतना भी पढ़े। चलो लिखो, 1894 में गांधी जी ने
दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में, दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में राजनीतिक संघर्ष के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई, नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई। इंडियन ओपिनियन नामक पत्र भी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया। चलो, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए। मैं एक बार बात करता हूं अभिषेक, ठीक है? मुझे तो लगता है कि तुम्हें मिलते होंगे ये नोट्स। अगर नहीं मिल रहे तो मैं कहूंगा कि ये आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए, ठीक है ना? चलो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्लास वगैरह भी होती है, इसलिए 1 बजे से ज्यादा का टाइम एक्सीड नहीं कर रहा हूं। कल की क्लास में ये कहानी हमारी और आगे बढ़ जाएगी और तब हम लोग कल पहुंच जाएंगे गांधी जी के 3 जो आंदोलन है, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, और उसके बाद आ जाएंगे रौला टाटी जलियांवाला बाग से होते हुए असहयोग आंदोलन पर, ठीक है ना? चलो, सर मैं डेली क्लास से नोट्स बना नहीं, मैं निकल गया तुम्हारा जो कमेंट है। फौजिया कल मुझे कमेंट करना, ठीक है? कल कमेंट करना, मैं जवाब देता हूं, एकदम शुरुआत में डाल देना कमेंट। चलो बेटा, कल मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। थैंक यू बेटा, थैंक यू।